बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर आज ये ऐसे रीजन से देश के जिनको एज आईटी हब्स माना जाता है। और कई बार हमें हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा सुनने के लिए मिलता है कि हम यहाँ पे वहाँ पे आईटी हब बनाएंगे, और ये सुनने के बाद में ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आईटी हब्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर हम देखें तो ये बात सच भी है। चाहे बेंगलुरु हो या पुणे या फिर दिल्ली एनसीआर, आईटी हब्स के विकसित होने के पीछे कहीं ना कहीं पर हर चीज नेचुरल नहीं होती, वहां पर मैनुअली चीजों को करवाने की जरूरत होती है। और आज हम इन्हीं स्टेप्स को जानेंगे कि अगर किसी शहर को अपने अंदर एक आईटी हब बनाना है तो उनको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं स्टेप 1 के साथ, जो है फिजिबिलिटी स्टडी। ऑब्वियसली आईटी हब बनने के लिए कुछ बेसिक चीजें होना जरूरी है, जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, मैन पावर अवेलेबल है या नहीं, और कौन कौन से क्लाइंट्स को पोटेंशियली वहां पर खींचा जा सकता है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं उस लोकेशन की जो लोगों को अट्रैक्ट करे, वो सब चीजों को जानना। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोस्टल सिटी जो है वो किसी अंडर सी केबल के लिए हब बन सकती है जो कई डेटा सेंटर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। कई ऐसे शहर होते हैं जहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज्यादा होने की वजह से वहां पर स्किल्ड मैन पावर इजीली मिल जाती है, जो कि बेंगलुरु के साथ केस था और पुणे के लिए भी। और ऐसी कई दूसरी चीजें यहाँ पर स्टडी की जाती है। सेकंड जो पार्ट होता है वो है साइट सिलेक्शन। एक ऐसा एरिया जहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी हो, एक्सेस अच्छा हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रेसिडेंशियल एरिया सब कुछ पास में हो, बिजली, पानी और वेस्ट मैनेजमेंट ये चीजें सॉर्ट हुई हो, इस हिसाब से एरियाज को चूज किया जाता है। दिल्ली का साइबर हब हो, बेंगलुरु के अंदर 80s 90s में बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इन सब चीजों को सिलेक्ट करने के पीछे कुछ क्राइटेरिया जो है वो ऐसी ही थी। और जब इनको चीजों को ऑब्टेन कर लिया जाता है तब आता है स्किल्ड मैन पावर। अगर पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद की बात करें तो ये ऑलरेडी वेल एजुकेटेड शहर थे। दिल्ली एनसीआर के अंदर भी काफी वेल एजुकेटेड क्राउड अट्रैक्ट होता था, इसकी वजह से यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर की जरूरत नहीं है, बड़े शहर है। लेकिन अगर हम बात करें जयपुर की, हम बात करें अहमदाबाद की, या हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की जहाँ पर आज आईटी पार्क्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्किल्ड मैन पावर बनाए। फिर चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए हो, सब्सिडीज हो आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, लोगों को लोन इजीली प्रोवाइड कराना हो, या फिर डायरेक्ट ट्रेनिंग, कई चीजें जो है गवर्नमेंट करवाती है किसी आईटी पार्क के आने के पहले। कंपनी को अगर पता है कि उनको यहाँ पे इजीली एम्प्लॉयज मिल जाएंगे और वो एम्प्लॉयज को रूलिंग भी शुरू रहेगा, तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए हिचकिचाते नहीं है। स्किलिंग एक ऐसी चीज है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है, ना सिर्फ आईटी के अंदर लेकिन किसी भी लेवल के जॉब के लिए। और इन स्किल्स को शोकेस करना, टेस्ट करना, ये सबसे जरूरी होता है जब आप कोई भी नए वेंचर पे निकलते हो, नए जॉब को ढूंढने के लिए। हालांकि कई प्लेटफॉर्म्स पर ये चीजें सीमलेसली हो नहीं पाती, लेकिन नेक्स्ट लेवल कॉन्टेस्ट के साथ में अब बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें कर सकती हो, वो भी AI पावर्ड इंटरव्यू टेस्टिंग के जरिए। इनफैक्ट नेक्स्ट लेवल अभी एक एपिक सेल्स कॉन्टेस्ट लॉन्च कर रहा है दिसंबर 19 से, जहां पर आपको 5 AI पावर्ड इंटरव्यूज देने हैं जो आपके नॉलेज को, सेल्स स्किल्स को टेस्ट करेंगे, और आपको रिकमेंड किया जाएगा आपके ड्रीम जॉब के लिए। जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनको चांस मिलेगा OnePlus स्मार्टफोन्स, OnePlus बड्स, Amazon किंडल्स और कई सारे दूसरे प्राइजेस जीतने के लिए भी। और जैसे मैंने कहा, दिसंबर 19 7 PM to 10 PM ये कॉन्टेस्ट होगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए इसके लिए रजिस्टर भी कर सकते हो। जो टॉप परफॉर्मेंस होंगे इन कॉन्टेस्ट के अंदर, इनको रिकमेंड किया जाएगा मेजर कंपनीज के लिए, जैसे कल्टफिल्ड, डंजो, उड़ान और कई सारी दूसरी कंपनीज। ये तो सिर्फ बड़ी कंपनीज हो गई, लेकिन 100 से ज्यादा ऐसी कंपनीज है जो एक्टिवली टैलेंट को स्काउट कर रही है नेक्स्ट लेवल के ऊपर। तो आपका इस प्लेटफॉर्म पर रहने की वजह से आपको अपने नेक्स्ट ड्रीम जॉब को पाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। जो आप नॉर्मल तरीकों से अगर जॉब हंटिंग आज के डेट में करते हो, या जॉब स्विच करते हो, या एज अ फ्रेशर भी जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको कई बार एप्लीकेशंस का रिस्पांस मिलता ही नहीं है, इंटरव्यूज काफी हार्ड होते हैं और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना मुश्किल है। लेकिन नेक्स्ट लेवल पे ये चीजें आसान बन जाती है। आपको ब्रांड न्यू सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे इजीली मिलते हैं। आपको अपनी स्किल्स को डायरेक्टली इंटरव्यूज के जरिए रिकॉर्ड करना है, AI के जरिए जिनको टेस्ट किया जाता है। और जैसे मैंने कहा, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपके स्किल्स को शोकेस करने के लिए यहाँ पर एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलता है, और कंपनीज को भी एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलता है आप जैसे स्किलफुल लोगों को ढूंढने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए नेक्स्ट लेवल के अपकमिंग एपिक सेल्स कॉन्टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें, और रजिस्ट्रेशन वहां पे आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तब आता है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब ऑब्वियसली ये सब बनाने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पेपर वर्क तो होता है, लेकिन ये पेपर वर्क आईटी हब के मामले में ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो देश के अंदर ज्यादातर आईटी कंपनीज विकसित हो रही है वो ऐसे जगहों पर होती है जहां पर डिक्लेयर्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, या गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव्स या सब्सिडीज दे रही हो, जो कि यहाँ पे लोगों को या जो कंपनी ओनर्स है उनको कंपनी सेटअप करने के लिए प्रोत्साहित करे। एग्जाम्पल क्या है इसका वो समझ लेते हैं।
सबसे मेजरली जो इंसेंटिव दिया जाता है आईटी कंपनीज को किसी भी शहर में आने के लिए वो है टैक्स इंसेंटिव। बेसिकली अगर ये कोई कंपनी आके इनकम कमाती है तो उनको जीएसटी या इनकम टैक्स के ऊपर रिडक्शन या कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए कंप्लीट छूट दे दी जाती है। इसके वजह से कंपनीज को अपना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर हायर रखने में मदद मिलती है और इसीलिए कंपनीज छोटे मोटे ऑफिस से शुरुआत करती है ऐसे जगहों पर अपने स्पेसेस बनाने से और इनिशियल आईटी हब की शुरुआत होती है। सेकेंड जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन तरीका है वो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कंपनीज को यहाँ पर चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके लिए उनके ज़रूरत की दूसरी चीज़ें हो, वो सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट सीधा सीधा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड भी कराती है। हैदराबाद के अंदर हमें ये देखने मिला था जब ये बहुत बड़े लेवल पर एक आईटी हब के तौर पर निकल कर आ रहा था। सेम चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी की जा रही है, लेकिन ये चीज़ भी कई आईटी कंपनीज को अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट है यूटिलिटी कॉस्ट रिडक्शंस। अभी तक मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को एक माहौल बनाने का मौका देती है आईटी कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए, और उनमें से ही एक ये भी है जहाँ पर बिजली के रेट्स हो गए, पानी के रेट्स हो गए, सीवेज चार्जिंग हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, रोड्स वगैरह के हिसाब से बनाए गए नेटवर्क्स हो, इंटरनेट, इन चीज़ों को गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज या कम रेट पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है ताकि कंपनीज के खर्च कम हो और आईटी कंपनीज यहाँ पर अट्रैक्ट हो। इसके बाद में आते हैं रियल एस्टेट इंसेंटिव्स। ये भी काफ़ी कॉमन है। ये चीज़ जो है राजस्थान में की गई है। नासिक के पास में एक आईटी हब बनाने के लिए भी ऐसा एक बहुत बड़ा लैंड प्लॉट रिसेंटली दिया गया है। नवी मुंबई के पास में स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया गया है नैना के अंदर। नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया जो बेसिकली ऐसे ही बड़े बड़े लैंड पासेस को ओपन करता है स्पेसिफिकली आईटी कंपनीज के लिए, जो यहाँ पर अपने ऑफिसेस को, डेटा सेंटर्स को, बैक ऑफिसेस को या फिर अपने मेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स को, सब चीज़ों को यहाँ पर बनाने के लिए ईजी लैंड एक्सेस पाते हैं। ये चीज़ें पहले भी की गई है और ये सिर्फ आईटी के अंदर नहीं होता, दूसरे इंडस्ट्रीज में भी होता है। सूरत के अंदर सूरत डायमंड बोर्स एंड डायमंड डिस्ट्रिक्ट बना है। मुंबई के अंदर सीप्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल जगह दी गई थी। बीकेसी के अंदर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट ज़्यादा है। सिमिलर चीज़ जो है आईटी पार्क्स के लिए भी की जाती है ज़मीन के हिसाब से। और इसके बाद में वन ऑफ द बिगेस्ट इंसेंटिव्स कहे या एक बिगेस्ट सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है आईटी पार्क्स के लिए देश के अंदर, वो है सिंगल विंडो क्लियरेंस या इजी क्लियरेंसेस। गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगर आपका कोई प्रोजेक्ट फंस जाए तो आपका पैसों का नुकसान तो होता ही है, ऑब्वियसली कंपनी की इच्छा भी नहीं होगी वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करने की। तो जब भी आईटी पार्क्स बनाने की बात आती है देश के किसी भी शहर के अंदर, तब वो शहर कई बार ऐसे अथॉरिटीज या ऐसी बॉडीज बनाती है, ऐसी कमिटीज बनाती है जो बड़े बड़े कंपनीज को इन्वेस्ट करने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाए। जितनी हो सके उतने जल्दी उनको क्लियरेंसेस मिले, सरकारी बाबू अफसर से उनको छूट दिलाई जाती है और ये भी कंपनीज को अट्रैक्ट करता है। अब ये वो सारी चीज़ें हो गई जो किसी आईटी कंपनी को अट्रैक्ट करने के पहले गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये चीज़ें आईटी कंपनीज को गवर्नमेंट को बतानी है तो उनको कुछ चीज़ें एक्टिवली भी करनी पड़ती है। ज़मीन दे दी, स्किल्स दे दी, इंसेंटिव्स दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी उनसे जाकर बात करना ज़रूरी होता है। रिसेंटली हमने एक अनाउंसमेंट देखा था असम के सीएम के द्वारा, जब पर टाटा टेक्नोलॉजीज को 40,000 करोड़ रुपीस स्टेट में इन्वेस्ट करने थे। ऑब्वियसली यहाँ पर बैकडोर नेगोशिएशंस बहुत सारे होते हैं। हमें कुछ समय पहले ये भी सुनने के लिए मिला था कि एक सेमीकंडक्टर प्लांट जो भारत के अंदर बनना था महाराष्ट्र में, वो गुजरात के अंदर शिफ्ट हो गया है। कई बार कोई बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजॉन हो गई, ये अपने बड़े बड़े कैंपसेस चाहे वो हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, इन जैसे जगहों पर बनाने के अनाउंसमेंट्स करते हैं। अब ऐसा नहीं कि कंपनीज अचानक से उठकर ये अनाउंसमेंट कर देती है। ये जितनी अनाउंसमेंट्स होती है इनके पीछे कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस होती है। गवर्नमेंट को स्पेसिफिक टीम्स बनाना ज़रूरी होती है आईटी पार्क्स के डेवलपमेंट के लिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो, क्योंकि कोई कंपनी उठकर इन्वेस्टमेंट करने खुद से आएगी ये बात बहुत कम होती है। तो इनिशियली जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, और देश के अंदर जनरली ये इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल जैसी कंपनीज होती है जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स करती है। सेम चीज़ हमें कोलकाता के न्यू टाउन में देखने मिल रही है। जैसे ही कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती है तो दूसरे जो फॉलोइंग कंपनीज है, जो इन कंपनीज के वेंडर्स होते हैं या दूसरी छोटी इंडिपेंडेंट कंपनीज, वो भी एक ट्रस्ट गेन करती है, जिसके कारण यहाँ पर वो आना शुरू कर देती है। और साथ साथ आपको देखने के लिए मिलता है एक ऐसा डेवलपमेंट पाथ जो अपने आप एक साइकिल के तौर पर बढ़ जाता है। आज बेंगलुरु के अंदर कोई नई स्टार्टअप या आईटी कंपनी को खोलने के लिए गवर्नमेंट को जाके हर एक कंपनी के साथ में निगोशिएट नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ब्रांड न्यू शहर के अंदर ब्रांड न्यू आईटी पार्क बनने की बात हो रही है तो गवर्नमेंट को यहाँ पर बैठ के बात करनी पड़ेगी, और बेसिकली एक सेल्स प्रोसेस होता है जहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा सामने वाले कंपनी को कि क्यों वो आपके शहर में इन्वेस्ट करे। और ये चीज़ जो है आईटी पार्क्स के डेवलपमेंट में ज़रूरी है, क्योंकि जो बेस्ट चीज़ें बता पाता है वो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स को बैक करता है। ये थी सारी प्रोसेस देश के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने की। आज के देश में ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। इसके वजह से ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपटीशन होने की वजह से कोई शहर मिस आउट करेगा या कोई शहर आगे बढ़ जाएगा। इतना ज़्यादा डिमांड है हमारे यहाँ पर कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर भी आईटी कंपनीज अपने कई ऑफिसेस को
बना सकते हैं, क्योंकि उनका उतना वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट इंदौर, भोपाल, कोची ये ऐसे शहर है जहाँ पर आईटी कंपनीज बड़े लेवल पर अभी अपना काम करती है, और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, देश के हर कोने तक फैलेगा। आपको क्या लगता है कि आपके पास में कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर गवर्नमेंट एक बड़े लेवल का आईटी बग डेवलप कर सकती है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और नेक्स्ट लेवल के जरिए इनके एपिक सेल्स कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर करना नहीं भूलना, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिसके जरिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और क्रूज कर सकते हो कंटेंट टैब के ऊपर, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे इस इवेंट के लिए। याद रखना ये दिसंबर 19 को है, तो आपके पास में समय लिमिटेड है, तो ये करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में।